Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Students, this is your histories class and now today we are going to start a new chapter, chapter 15, Ideals, Upanishads, Jainism and Buddhism. And with this chapter we will finish our syllabus of essay first. So now we are going to start and our first topic is philosophies. In this chapter we will discuss about philosophies, right? India has been constantly enriched with new ideas from time to time, and the Upanishads, Jainism, and Buddhism were such fusion of new. See, इंडिया जो हमारा है वो कॉन्स्टेंटली मतलब वैदिक एज से ही टाइम टू टाइम यहाँ पर कई सारी फिलोसफीज़ को फॉलो किया जाता रहा है, राइट? एंड जो इंडियन फिलोसफी है उसने वर्ल्ड में एक अपना इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई कर रखा है, राइट? एंड जो इंडियन फिलोसफी है उसे हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओके? सो फर्स्ट टाइप इज़ थीस्ट फिलोसफी, राइट? जो थीस्ट फिलोसफीज़ है दे फॉलो द वेदास, ओके? जो थीस्ट फिलोसफी है, राइट, विच बिलीव इन द अथेंटिसिटी ऑफ द वेदास, ये जो थीस्ट फिलोसफी है वो वेदास में बिलीव करती थी। एंड उसके कुछ एग्जांपल्स हैं वेदास एंड उपनिषद्स। उपनिषद्स 108 हैं एंड उनमें से एक इम्पॉर्टेंट उपनिषद है वेदांता, okay? Vedanta is the most important. The Advait Vedanta as laid down by the शंकराचार्य, जो अद्वैत वेदांता है वो शंकराचार्य के द्वारा लीड किया गया था, ओके? मतलब ये जो फिलोसफी है वो शंकराचार्य एक मुनि थे उनके द्वारा ये लीड की गई थी एंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलोसफी इन दिस कैटेगरी, और वो इस कैटेगरी की सबसे इम्पॉर्टेंट फिलोसफी थी। नाउ सेकेंड वन इज एथीस्ट फिलोसफी। एथीस्ट फिलोसफी मीन्स जो वेदास में बिलीव नहीं करते हैं, राइट? एंड देयर आर 6 ऑफ दैम। उनमें कितने हैं? 6 हैं, जिनमें से हम इस चैप्टर में 2 को डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलोसफीज अंडर दिस कैटेगरी एंड दैट इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, राइट? सो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट बुद्धिज्म and in the next class we will discuss about Jainism. So now we are going to start with the story of Buddha, okay? Siddhartha, also known as Gautam, was born about 2500 years ago in the Shakya Kshatriya Gana in Lumbini. In the last video I have told about Gana, right? जो ये क्षत्रिय गण, ये गण जो होते थे वो एक पर्टिकुलर प्लेस के राजा होते थे जो कि पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते थे, राइट? तो जो सिद्धार्थ के फादर थे वो इसी तरह एक प्लेस था कपिलवस्तु जो कि नेपाल में था, अभी मैं मैप में आपको दिखाती हूँ, उसके किंग थे, उसके राजा थे, ठीक है? तो सिद्धार्थ का जो जन्म है वो 2005 ईयर्स को लुम्बिनी नामक प्लेस पर हुआ था जो कि नेपाल में, ये देखिए हमारे यहाँ पर हमारे इंडिया की बाउंड्री शेयर करता है ये नेपाल, राइट? आपको दिख रहा है? तो ये जो लुम्बिनी है वो नेपाल का ही एक प्लेस है एंड जो सिद्धार्थ के फादर थे वो क्या थे? वो कपिलवस्तु, यहाँ पर एक प्लेस है कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, नेपाल में, उसके किंग थे, ओके? तो जब सिद्धार्थ का बर्थ हुआ, राइट, सिद्धार्थ का जब जन्म होता है तो उनके जो फादर थे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद उनका बर्थ हुआ था, तो बहुत ही खुश थे, ओके? तो उनका जो राज था, उनका जो डिस्ट्रिक्ट था उसमें एक ऋषि आते हैं, तो जो वो किंग होते हैं सिद्धार्थ के फादर, वो उनसे पूछते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है? मतलब ये जो सिद्धार्थ है इनका फ्यूचर क्या होगा? तो ये जो ऋषि हैं वो बताते हैं कि जो सिद्धार्थ है या तो एक बहुत ही महान राजा बनेगा कि लोग इसे याद रखेंगे, या फिर ये एक बहुत ही महान ऋषि बनेंगे, मतलब सन्यासी बनेंगे, बहुत ही महान सन्यासी बनेंगे एंड तब भी लोग इन्हें सदियों तक याद रखेंगे। तो ये दोनों कंडीशंस ये ऋषि उन्हें बताते हैं राजा को, ओके? तब जो ये राजा है, इनके जो फादर हैं सिद्धार्थ के, वो बहुत ही एक तरह से खुश भी होते हैं और एक तरह से दुखी भी होते हैं, क्योंकि इन्हें एक तरह से दुख होता है कि अगर ये सन्यासी बन गए तो क्या होगा, और खुश इसलिए होते हैं कि अगर ये महान राजा बने तो क्या होगा, ठीक है? मतलब ये सारी सिचुएशंस को वो सोचते हैं एंड अब इस डर के कारण कि वो कहीं सन्यासी ना बन जाए, वो अपने जो उनका जो राजमहल होता है उसी में सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा देते हैं, सारी चीज़ें उनको उनके राजमहल में ही मिल जाती हैं, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर। और उन्हें मतलब अपने महल से जाने, मतलब कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी वो सारी व्यवस्था कर देते हैं, ओके? एंड आफ्टर दैट जो सिद्धार्थ हैं उनका विवाह हो जाता है, मतलब ही गॉट मैरिड, ओके? उनका विवाह हो जाता है एट द एज ऑफ 29, 29 साल की एज में उनका विवाह होता है और उनका एक बेटा भी होता है, ओके? एंड
कुछ दिन बाद वो अपने मतलब राज्य से, जो उनका राज रहता है, उससे बाहर विज़िट करने के लिए जाते हैं। ओके, फिर वो देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें दिखाई देता है। यू कैन सी इन द पिक्चर, उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है, ठीक है। एंड वो झुक कर चलता है, मतलब बहुत ही परेशान रहता है। तो वो जो उनका मंत्री हैं, जो उनके सारथी थे, जो वो चला रहे थे रथ, उनसे पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों है, राइट। तो वो जो उनके सारथी थे वो उन्हें आंसर करते हैं कि ये मतलब ये नेचर का रूल है, कि नेचुरल थिंग है, हर कोई एक एज के बाद इस तरह हो जाएगा। तो वो पूछते हैं क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? तो वो कहते हैं हाँ, आप भी, आप, मैं, महाराज, मतलब एवरीबडी, सब कोई एक एज के बाद इस तरह से हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट वो एक डिसीज्ड पर्सन को देखते हैं, मतलब एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, राइट। और वो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है। फिर वो पूछते हैं कि ये ऐसे क्यों हैं, मतलब ये क्यों इतने लाचार हैं कि अपने बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं, ठीक है। वो इनसे पूछते हैं, राइट। फिर ये जो उनके सारथी है वो बताते हैं कि ऐसा किसी को भी हो सकता है, ये भी एक नेचुरल थिंग है, किसी को भी बीमारी के कंडीशन में ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो वो पूछते हैं क्या मैं भी ऐसा हो सकता हूँ? तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, आप, मैं, किसी को भी ये बीमारी या फिर ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट ही सॉ अ डेड बॉडी, और उसके बाद उन्हें एक डेड बॉडी दिखाई देती है, राइट। तो वो पूछते हैं ये ऐसे क्यों ले जाया जा रहा है, इन्हें ये इसे एक खाट पर रखकर क्यों ले जाया जा रहा है? वो इनसे पूछते हैं क्योंकि उनसे पहले उन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं देख रखी थी, क्योंकि वो अपने राजमहल से बाहर ही नहीं निकले थे। तो वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों है? तो ये जो उनके सारथी है वो उन्हें बताते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो मनुष्य है, ये जो इंसान है जिसे ले जाया जा रहा है, वो अब उसकी डेथ हो चुकी है, राइट। मतलब अब उसकी बॉडी को ले जा करके जला दिया जाएगा, बर्न कर दिया जाएगा। तो वो पूछते हैं क्या ऐसा सबके साथ होगा, मेरे साथ भी? तो वो बताते हैं, ये जो उनके साथी है वो बताते हैं कि हाँ ऐसा सबके साथ होगा, आपके साथ, मेरे साथ, इस दुनिया में जो भी आया है, मतलब कोई भी चाहे थिंग हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो या फिर कोई इंसान हो, उसे एक दिन उसकी डेथ होना अवश्य, मतलब एक ज़रूर ही उसकी डेथ ज़रूर होगी। फिर उसके बाद ही सॉ अ एसेटिक, उसके बाद उन्हें एक एसेटिक मतलब एक सन्यासी दिखाई देते हैं। ओके, जब वो इस सन्यासी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कितने शांत हैं, मतलब कितने पीसफुल हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो अपने ध्यान में मग्न हैं, राइट। तो वो इनसे पूछते हैं, अपने सारथी थे कि ये कौन है? तो ये जो उनके साथी है वो बताते हैं कि ये एक सन्यासी हैं, मतलब ये सारे जो कर्म होते हैं, चाहे विवाह हो, एवरीथिंग, मतलब परिवार हो, सब चीज़ों से मुक्त हो चुके हैं, मतलब सब चीज़ों को इन्होंने छोड़ दिया है, त्याग दिया है, राइट। एंड ये अब एक सन्यासी हो चुके हैं। एंड आफ्टर दैट जो गौतम बुद्ध थे वो इस चीज़ से बहुत ही इंस्पायर हो जाते हैं कि जो सन्यासी हैं वो कितने पीसफुल है, मतलब उन्हें किसी तरह का कोई भी दुख नहीं है। देन ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड बिकेम अ वॉन्डरिंग एसेटिक इन सर्च ऑफ नॉलेज एंड ट्रुथ। और उसके बाद जो गौतम बुद्ध रहते हैं वो अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं। एंड वॉन्डरिंग एसेटिक मीन्स एक जगह जगह पर घूमने वाले सन्यासी बन जाते हैं। किसकी तलाश में? नॉलेज एंड ट्रुथ की तलाश में, मतलब वो जानना चाहते थे कि इस जो अर्थ है उस पर इतना ज़्यादा दुख, इतना ज़्यादा तकलीफ़ क्यों है, लोग ऐसे क्यों हैं, राइट। ही वॉन्डर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, मीटिंग्स एंड होल्डिंग्स, डिस्कसिंग विद अदर थिंकर्स एंड मिस्टिक्स। और वो कई सालों तक जगह जगह पर घूमते हैं और लोगों जो अलग और भी थिंकर्स रहते हैं, जो और भी एस्थेटिक्स रहते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, राइट। उनसे डिस्कस करते हैं और सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, बट उसके बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। नाउ फाइनली ही डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ to realization and meditated for 49 days under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment at the age of 35. And after that, जो गौतम बुद्ध थे वो बोध गया, बिहार में एक प्लेस है बोध गया, ये जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो बोध गया एक प्लेस है, उसमें एक पीपल ट्री है, वहाँ पर उसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं।
ओके। तो उसके नीचे बैठते हैं एंड 49 डेज तक ये तपस्या करते हैं, राइट। और उसके बाद इन्हें एनलाइटमेंट होता है, मतलब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, मतलब उन्हें रियलाइजेशन होता है कि क्या है सारी चीज़ें, क्यों ऐसा होता है। ओके। सो अब इसके बाद इनका जो नेम है वो गौतम बुद्ध होता है, ठीक है। जब इनको एनलाइटमेंट हो, मतलब इनको रियलाइजेशन ऑफ एनलाइटमेंट हो जाता है, उसके बाद इनका जो नाम है वो गौतम बुद्ध होता है। और इस जो ट्री है, पीपल ट्री, उसका नाम बोधि वृक्ष रखा जाता है। सी आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा एंड द वाइस वन। अब इसके बाद इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, राइट। एंड ही देन वेंट टू सारनाथ, और इसके बाद वो सारनाथ जाते हैं। सारनाथ एक वाराणसी में एक प्लेस है, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाराणसी, यू कैन, आई थिंक आप जानते होंगे। वेयर ही टॉट द फर्स्ट टाइम, और उसके बाद ये क्या करते हैं, लोगों को पहली बार अपने लेसन जो उन्होंने सीखा है उसे पढ़ाते, मतलब उसे बताते हैं। और सारनाथ में वो फर्स्ट टाइम लोगों को ट्रुथ बताते हैं, ठीक है, जो चीज़ें उन्होंने प्राप्त की हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सारनाथ, राइट। एंड ये जो है ये लोगों को इस तरह से नॉलेज दे रहे हैं। ओके। When he then spent rest of his life traveling on foot from place to place, teaching people till he passed away at Kushinagar. एंड उसके बाद वो अपनी पूरी लाइफ, जितनी भी उनकी लाइफ थी, वो पूरी लाइफ ट्रैवलिंग में और लोगों के, मतलब लोगों को एनलाइटन करने में, लोगों को टीच करने में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बिता दी, जब तक कि कुशीनगर में उनकी डेथ नहीं हो गई। तो मतलब अपनी टिल डेथ तक उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लोगों के मतलब पीपल के बेटरमेंट के लिए उन्होंने समर्पित कर दी। बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस। बुद्धा, जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने ये बताया कि जो लाइफ है वो पूरी फुल ऑफ सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस है, मतलब जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा दुखों से और अनहैप्पीनेस से भरी हुई है। एंड दिस इज़ कॉज्ड बिकॉज वी हैव डिज़ायर्स विच आर नॉट ऑलवेज फुलफिल्ड। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारी लाइफ है उसमें बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, ओके, और जो कभी भी फुलफिल्ड नहीं होती हैं। ओके, जैसे सपोज़ कोई एक पर्सन है, वो 1 करोड़ रुपए कमाता है, बट उसके डिज़ायर है कि वो 2 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, 2 करोड़ कमाए। अगर उसे वो 2 करोड़ मिल भी जाते हैं, वो 2 करोड़ रुपए कमाने भी लग जाता है, तो भी उसके बाद अब उसके डिज़ायर कुछ और होगी, वो सोचेगा कि 5 करोड़ कमाए, राइट। एंड अब अगर उसे 5 करोड़ भी मिल जाते हैं तो उसके बाद वो उसके डिज़ायर कुछ और हो जाएगी, ठीक है। तो जो ह्यूमन बीइंग है उसके डिज़ायर्स कभी भी फुलफिल नहीं होती हैं, ये गौतम बुद्धा ने बताया था लोगों को। एंड समटाइम्स इवन इफ व्हेन वी गेट व्हाट वी वांट, इवन देन वी आर नॉट हैप्पी एज वी वांट मोर और सम अदर थिंग्स। और जब हमें हमारी सारी डिज़ायर्स फुलफिल भी हो जाती हैं तो हमारी डिज़ायर्स ही चेंज हो जाती हैं, राइट। मतलब जो ह्यूमन बींग्स की इच्छाएं हैं वो ही चेंज हो जाती हैं। ओके, व्हेन वी आर इन पेन वी वांट इट टू गो, व्हेन वी आर इन प्लेजर देन टू वी आर नॉट फुल्ली एंजॉइंग लाइफ एज वी गेट इनसिक्योर दैट इट मे लास्ट वन डे। जब हम दुख में होते हैं तो हम दुख में होते हैं तो हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो दुखी रहेंगे ही, ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि वो चला जाए, दुख जो है वो बीत जाए। एंड जब हम प्लेजर यानी कि जब हम खुशी में होते हैं, सुख में होते हैं, तो भी जो ह्यूमन बींग है वो पूरी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करता, क्योंकि वो इस डर में रहता है, ये इनसिक्योरिटी रहती है उसे कि एक दिन वो कहीं चला ना जाए, मतलब वो जो सुख है, वो जो खुशियाँ हैं वो चली ना जाए। बुद्धा डिस्क्राइब्ड हिज थर्स्ट एज tanha and taught that it could be removed by following moderation in everything and practicing different forms of meditation। तो गौतम बुद्ध ने ये सारी चीज़ें, मतलब ये जो थर्स्ट है इसके बारे में लोगों को बताया। एंड उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें हैं वो रिकवर की जा सकती है, मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं उसे ख़त्म किया जा सकता है, किससे? मॉडरेशन से एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन से। ओके, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशंस उन्होंने बताए जिसके द्वारा ये जो इच्छाएँ हैं उन्हें कम किया जा सकता है। ही टोल्ड अबाउट 8-fold path and the middle path for avoiding both the extremes of luxury and asceticism।
और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने 8 पार्ट्स बताए, ठीक है, 8 फोल्ड पार्ट्स बताए। मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ, दिस इज़ द 8 फोल्ड पार्ट्स। और उन्होंने जो मिडिल पार्ट्स बताए है, जो मिडिल पार्ट है, उन्होंने बताया कि इसके द्वारा लोगों के सभी तरह के दुख, सभी तरह की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, राइट। He also taught people to be kind and to respect and lives of others, respect and lives of others, including animals। और उन्होंने ये भी लोगों को सिखाया कि जो लोग हैं वो काइंड बने, मतलब दयालु बने, और किसी दूसरे की लाइफ्स के प्रति, और या फिर वो चाहे एनिमल्स ही क्यों ना हो, दूसरे जो लाइफ्स हैं, दूसरे जो जीवित प्राणी हैं, उनके प्रति दया की भावना रखें और दूसरों की हेल्प करें, राइट। द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज़ टू अटेन निर्वाणा। गौतम बुद्ध ने कहा कि जो एक अल्टीमेट एम है, मतलब एक जो एम है होना चाहिए लाइफ का, वो क्या होना चाहिए? निर्वाणा, ठीक है, विच मीन्स द लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इसका क्या मतलब हुआ? निर्वाणा। निर्वाणा मीन्स हुआ जो बर्थ एंड डेथ की साइकिल है, मतलब जो जन्म होता है, बर्थ होता है लोगों का, एंड उसके बाद उनकी जो एट लास्ट डेथ हो जाती है। तो ये जो साइकिल है, इससे क्या हो, इन चीज़ों से मुक्त हो जाएं, ठीक है, मतलब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, तो इसी को कहा जाता है निर्वाणा। He believed that results of our action called karma, जो हमारे जो हम जो एक्शन करते हैं, मतलब जो भी हम काम करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, ठीक है, जो भी किसी के प्रति जैसी भी भावना रखते हैं, वो उन्हें क्या कहा जाता है? कर्मा कहा जाता है, राइट। वेदर गुड और बैड अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। और जो गौतम बुद्ध इस बात में बिलीव करते थे कि जो हमारे रिज़ल्ट हैं, जो हमारे कर्मा हैं, जो हमारे एक्शंस के रिज़ल्ट्स हैं, वो अफेक्ट करते हैं हमारे इस लाइफ में भी एंड नेक्स्ट लाइफ में भी। मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये हम वेदास में भी पढ़े हैं, ठीक है। लास्ट जो हमने चैप्टर डिस्कस किया था वैदिक एज में, उसमें भी ये चीज़ें बताई गई थी कि जो हमारे वेदास थे वो भी ये कहते थे कि जो अगला जन्म होता है, ठीक है, नेक्स्ट बर्थ होता है, ओके। तो बुद्धा का भी यही मानना है कि नेक्स्ट बर्थ होता है, और जो हमारे कर्मास हैं, जो हमारे रिजल्ट्स ऑफ एक्शन हैं, वो इस जन्म को भी अफेक्ट करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा बर्थ होगा उसे भी अफेक्ट करते हैं, ओके। वी कैन सी एन एग्जाम्पल विद एन एग्जाम्पल। सी सपोज़ ये एक सी है, ठीक है, ये एक समुद्र है, राइट, एंड ये इस समुद्र में से हम एक बूंद निकाल लेते हैं, ठीक है, एक बूंद निकाल लेते हैं एंड इसे हम एक बॉक्स में रखते हैं, एंड एक और बूंद निकाल लेते हैं, इसे भी हम एक बॉक्स में रखते हैं, राइट। सो ये जो समुद्र है उसे हम क्या मान रहे हैं? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ये जो गौतम बुद्ध हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ये जो चीज़ें हैं, वो जैसे हम अपने वेदास में देखते हैं तो हम कहते हैं ये यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड है, किसने बनाया? ठीक है, तो हम कहेंगे गॉड ने बनाया, राइट। अब किसी और कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पर कहा जाए कि हाँ इस गॉड ने नहीं, इस गॉड ने बनाया, ठीक है, मतलब चेंज हो जाएगा। फिर किसी और कंट्री में जाएंगे तो वहाँ के लोग इस बात में बिलीव करेंगे कि गॉड ने नहीं, गॉड के एक मैसेंजर थे, उन्होंने बनाया, ठीक है, मतलब ये चीज़ें चेंज होती जाएंगी। तो जो गौतम बुद्ध की जो फिलोसफी थी, उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें क्या थी? एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, मतलब ये नेचुरल एक नेचर, एक ताकत है, एक पावर है, जिन्होंने ये सारा यूनिवर्स बनाया है, ओके। अब उसी यूनिवर्स, वो क्योंकि जो यूनिवर्स था, अभी आई थिंक आप क्लास 6 में हो तो ये चीज़ें आप नहीं समझ पाओगे, बट जब आप थोड़े बड़े होगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, राइट। तो ये जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस थे, क्योंकि वो अपने आप को खुद को फील करना चाह रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या कि एक अपने में से ही, खुद में से ही, मतलब स्वयं में से ही एक बूंद निकाल करके उसको अलग किया और उसे एक बॉडी, सपोज उसे एक ह्यूमन की बॉडी दी, ठीक है। अब ये जो बूंद है, ये क्या है? ये आत्मा, ठीक है, इसे एक ह्यूमन की बॉडी दी, ठीक है। अब ये कर्म कैसे करता है? अच्छे करता है या बुरे करता है, ठीक है। सपोज़ वो जो बंदा है, जो जिसको ये ह्यूमन की बॉडी मिली है, उसमें हेट है, प्राइड है, मतलब घमंड है, डिसऑनेस्ट है, ईगो है, सेल्फिशनेस है, एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब वो कैसे कर्मास हैं, उसके कर्मास बुरे हैं, ठीक है। अब जब ये इसकी डेथ होती है, इस पर्टिकुलर पर्सन की, तो वो वापस से इसमें जाकर के मिलना चाहता है, मिलने होता है, ठीक है, मिलना होता है इसे, बट वो कैसे मिलेगा? क्योंकि ये तो अब इम्प्योर हो चुका है,
ठीक है। ये जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है ये प्योर है। अब ये जो बॉडी है, क्योंकि ये अपने कर्मा, जो बुद्ध थे वो बिलीव करते थे कि कर्मा पर, ठीक है, तो ये इसके कर्म क्योंकि बुरे थे इस पूरे अपने बर्थ में, तो ये इम्प्योर हो चुकी है। तो अब इम्प्योर कैसे जाकर मिलेगी, तो इसका क्या होगा, रीबर्थ होगा, मतलब फिर से इसका जन्म होगा और इसे फिर से मौका मिलेगा अपने कर्मास को सुधारने का, राइट। तो ये थी बुद्धा की फिलोसफी। बुद्धा taught in Prakrit language, language of ordinary people, so that everybody could understand his message. जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने प्राकृत एक लैंग्वेज थी स्टार्टिंग में। पहले वैदिक एज था, वैदिक एज में संस्कृत लैंग्वेज, जो लोगों की लैंग्वेज थी वो कैसी थी, संस्कृत थी, ठीक है। जो टीचिंग्स होती थी वो संस्कृत में होती थी। बट गौतम बुद्ध ने किस में अपनी टीचिंग स्टार्ट की, किस में सिखाना शुरू किया, प्राकृत में, जो कि एक ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज थी, मतलब वहाँ के लोकल लोग जो उस लैंग्वेज को बोला करते थे, राइट। तो उन्होंने अपने जो सारे मैसेजेस थे वो प्राकृत लैंग्वेज में दिए, ताकि जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं, जो लोग हैं, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सकें। He also encouraged people to think for themselves rather than the simply accept what he said. और गौतम बुद्ध ने लोगों को ये भी सिखाया कि आप लोगों की बातों पर एकदम से विश्वास मत करिए। आप क्या करिए, खुद भी सोचिए, मतलब जो भी चीज़ें बोली जाती हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी मान्यताएं हैं, उन पर खुद से आप लॉजिकली सोचिए। यू हैव टू थिंक, ओके, एंड उसके बाद आप विश्वास करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स थी। तो आई होप यू अंडरस्टूड, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट जैनिज्म। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा, ओके, एंड लर्न ऑल्सो। सो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे।